नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको BTER द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले वर्ष इस परीक्षा की तैयारी करनी है। देखिए, सब्जेक्ट कोड है CE 302 यानी कि स्टील स्ट्रक्चर्स और चैप्टर नंबर 2 है बोल्टेड कनेक्शंस। बोल्टेड कनेक्शन का मतलब ऐसा कनेक्शन जिनमें जोड़ने के लिए बोल्ट का इस्तेमाल हुआ हो। कनेक्शन में बोल्ट से भी जुड़ते हैं और वेल्ड से भी जुड़ते हैं। वेल्ड वाला कनेक्शन अगला चैप्टर होगा, ये इस चैप्टर में बोल्ट का कनेक्शन है। तो जब बोल्ट से अपन जोड़ते हैं दो प्लेटों को या ज़्यादा प्लेटों को, तो इसमें दो तरह के जॉइंट बनते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। और जब कभी हमें किन्हीं दो प्लेटों को जोड़ना होता है किसी बोल्ट के द्वारा, तो पहले हम क्या करते हैं कि उचित जगह पर सुराख बनाते हैं, होल बनाते हैं, और उस होल के अंदर बोल्ट को डाला जाता है। और होल का डायमीटर जो होता है वो बोल्ट के डायमीटर से कुछ ज़्यादा रखते हैं। कितना ज़्यादा रखते हैं अभी इसी में चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब बोल्ट आप समझते हैं कि एक तरफ हेड होता है बोल्ट में और एक पूरा शैंक होता है, उसके ऊपर चूड़ियाँ कटी होती है। देखिए इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर ये चूड़ियाँ होती है, ये हेड कहलाता है। इसको हम शैंक कहते हैं, SHANK शैंक। और जब बोल्ट को हम सुराख में डालते हैं तो दूसरी तरफ नट कस देते हैं और इस तरह से नट बोल्ट का कनेक्शन हो जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा आज का इस वीडियो का, वो 2016 में जो ऑब्जेक्टिव आए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 था। और क्वेश्चन ये है कि 16 मिलीमीटर से 24 मिलीमीटर व्यास के जो बोल्ट हैं उसके लिए बोल्ट का व्यास और छेद के व्यास में अंतर कितना होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन डायमीटर ऑफ होल एंड डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको एक ध्यान रखना है बात कि 16 से 24 mm के जो डाय के बोल्ट होते हैं ना, उनके लिए जो सुराख बनाते हैं उसका डायमीटर 2 मिलीमीटर ज़्यादा रखते हैं, 2 मिलीमीटर ज़्यादा। तो इसका आंसर आएगा 2 mm। हाँ, ये लग गया तो बता दूं, अगर 16 से कम का होता डाया बोल्ट का तो एक का ही गैप रखते हैं, और 24 से ज़्यादा होता तो 3 mm रखते हैं। लेकिन नॉर्मली 16 से 24 mm की बोल्ट होता है, तो उस केस के अंदर आपको गैप रखना है 2 मिलीमीटर। आंसर आएगा इसका C। अगला क्वेश्चन है कि बोल्टेड जोड़ों में न्यूनतम पिच कितनी होनी चाहिए। अब पिच का मतलब क्या, पहले देखिए आप। जैसे देखिए मैंने एक ये लैप जॉइंट बनाया है, ये दो प्लेटें हैं जिनको जोड़ने के लिए ये दो हमने आपको दो बोल्ट दिख रहे हैं, एक्चुअली दो दिख रहे हैं, ये एलिवेशन है। टॉप प्लान देखेंगे तो ज़्यादा दिखेंगे आपको, 1 2 3 4 और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको समझाने के लिए किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इन दो बोल्ट के बीच की जो दूरी होती है इसको अपन पिच कहते हैं, ठीक है ना। और इस बोल्ट की जो लाइन है ये वाली और ये जो लाइन दिख रही है, इनके बीच का जो गैप है ये, इसको अपन गेज कहते हैं। और ये जो सेंटर पॉइंट ऑफ द बोल्ट से ये किनारी जो है इस प्लेट की, ये ना प्लेट की किनारी, इसको कहते हैं अपन एज डिस्टेंस, E, किनारा दूरी। तो अभी हम बात कर रहे हैं पिच की, यानी कि दो लगातार जो बोल्ट है इनके बीच का सेंटर टू सेंटर गैप कितना है। तो क्वेश्चन ये है कि बोल्टेड जोड़ों में न्यूनतम पिच कितना होना चाहिए, यानी जिससे कम कभी पिच होना नहीं चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे वो होता है 2.5 × D होता है। ये 4 आंसर दे रखे हैं, 1 2 3 और 4। आपको ये 2.5 D ध्यान रखना है, यानी ये जो गैप है दो बोल्ट के बीच का पिच, ये 2.5 इंटू बोल्ट का डायमीटर जो होता है उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चाहे हो जाए। अब ज़्यादा कितना उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन बात अभी किसकी चल रही है, न्यूनतम की। तो इसका आंसर क्या आएगा 2.5 D। ये कौन सा ऑप्शन है, C। अब ऑप्शन ये चाहे C में हो चाहे A में हो, जहाँ पर भी 2.5 D होगा वो आंसर सही है, मिनिमम पिच फॉर बोल्टेड कनेक्शंस। अब देखिएगा ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं मेरा तीसरा, ये 2 दफ़े पूछा गया एग्जाम में, 2016 में भी था, 2016 स्पेशल में भी था। पहले क्वेश्चन 18 था, फिर क्वेश्चन 11 था कि द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल ऑफ बोल्ट इज
यानी कि बोल्ट का जो मटेरियल होता है उसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो इसको आप पक्का याद ही कर लें। डी आंसर इसका 1.25, भूलना नहीं है, इसको याद कर लें पक्के से एकदम से। बोल्ट के मटेरियल के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो 1.25 होता है, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये आंसर ज़रा भ्रमित करने वाले हैं, ऐसा लगता है ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन आपको याद रखना है 1.25, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, चौथा मेरा, और ये क्वेश्चन भी 2 दफ़े पूछा जा चुका है। एक बार तो 2016 में क्वेश्चन नंबर 20 था, और एक बार 2016 स्पेशल में क्वेश्चन नंबर 12 था, कि हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स आर डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ। जब बात चली है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट की, तो मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा हाई स्ट्रेंथ बोल्ट क्या होते हैं। तो जरा आप देखिए ध्यान से, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इस चीज़ को। देखिए 2 प्रकार के बोल्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ बोल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनफिनिश्ड बोल्ट, और दूसरा होता है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स। ये जो अनफिनिश्ड बोल्ट हैं इनके कई और दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी बोल्ट, कॉमन बोल्ट, रफ बोल्ट या ब्लैक बोल्ट। ब्लैक बोल्ट जो कॉमनली नेम है वो अनफिनिश्ड बोल्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक होते हैं हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स, ये 16 से 36 mm डायमीटर में होते हैं, और ये कम में भी होता है। अब ये जो कई बार हम कहते हैं कि M20, तो यहाँ M20 से मतलब है ऐसा बोल्ट जिसका डायमीटर 20 mm है। अगर ये M6 होता तो डायमीटर 6 mm, अगर ये M36 होता तो डायमीटर 36 mm। तो ये जो 20 mm है ना, ये बोल्ट का डायमीटर है। तो ये कभी एग्जाम में पूछ लेता, आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ M20 बोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ये जो मैंने बताया आपको अनफिनिश्ड बोल्ट्स, ये हल्के काम के लिए काम में आते हैं। नॉट इन द केस कि जहाँ कोई इम्पैक्ट हो रहा हो, वाइब्रेशन हो रहा हो, फटीग हो रहा हो, वहाँ तो ये हाई स्ट्रेंथ बोल्ट ही काम लेते हैं। अच्छा, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट का जो फुल नेम होता है वो ये होता है, आप याद रखें, HSFG बोल्ट्स, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स ही होते हैं, इसको HSFG बोल्ट बोलते हैं। और ये तब काम लेते हैं जहाँ पे भारी काम हो, जहाँ पर भी मतलब कि आपके इम्पैक्ट हो, वाइब्रेशंस हो, फटे वगैरह ज़्यादा हो। और ऑर्डिनरी जो वर्क होता है, जो स्टील में काम होता है नॉर्मली, उसमें अनफिनिश्ड बोल्ट ही काम में लेते हैं लाइट वर्क के लिए। और ये जो अनफिनिश्ड बोल्ट हैं, इनका जो ग्रेड हम तय करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो आप याद रखिएगा 4.6 से लेकर 12.9 तक की ग्रेड के बोल्ट होते हैं। और सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बोल्ट है स्ट्रक्चर में वो है 4.6 ग्रेड का। तो मोस्ट कॉमन क्लास ग्रेड 4.6। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर कि मोस्ट कॉमन ग्रेड जो होता है बोल्ट का वो क्या होता है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें वो करना आपको ये 4.6 जिसमें आ जाए वो करेक्ट होगा। इसको याद रखिए, भूलें नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं। अब वापस मैं वहीं पे आ रहा हूँ जहाँ मैंने आपको छोड़ा था, देखिएगा ये। तो ये रहा क्वेश्चन फॉर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, वो 4 क्वेश्चन हो गए, पर ये रहा, यहाँ थे अपन, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2016 स्पेशल दोनों में पूछा गया था। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। ये जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होते हैं वो किस बेस पर डिज़ाइन किए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रिक्शन, टेंशन, कंप्रेशन और शियर। तो बोल्ट में टेंशन कंप्रेशन तो कभी होता ही नहीं है। हाँ, शियर और फ्रिक्शन दोनों होते हैं, लेकिन ये जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है वो हमेशा फ्रिक्शन के बेस पे डिज़ाइन किए जाते हैं। याद रखना इस चीज़ को। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स आर ऑलवेज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। भूलना नहीं, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। जैसे ही आप ये सुनते हो फटाफट नोट करके सभी ये
अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ काम करके इनको याद करना शुरू कर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन इसी के अंदर, फॉर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, यानी जहाँ स्ट्रेसेस में रिवर्सल होती है, कभी टेंशन, कभी कंप्रेशन, कभी कम स्ट्रेस, कभी ज़्यादा स्ट्रेस, तो जो मोस्ट सूटेड जो बोल्ट है वो कैसा है? तो इसके देखिएगा, आपके 4 ऑप्शन है, ब्लैक, फ्रिक्शन ग्रिप, टर्न्ड और ऑर्डिनरी। तो कुछ और इसमें 2-3 बातें बताई हुई है जो अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखना है। मेनली तो 2 ही बताया मैंने, ब्लैक और ये फ्रिक्शन ग्रिप। तो यहाँ फ्रिक्शन ग्रिप होगा, कि अभी मैंने समझा चुका था कि रिवर्सल जहाँ होती है स्ट्रेस के अंदर कम ज़्यादा होती है या फिर उसकी नेचर बदलती है, वहाँ हमेशा फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट ही काम आते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, यानी कि फ्रिक्शन ग्रिप। फिर छठा क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ द सेम नंबर ऑफ bolts has been used in the joints, then which of the following pattern will yield highest efficiency? तो थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे कि एफिशिएंसी किसी बोल्टेड कनेक्शन में कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है। इसको समझने के लिए अपन एक बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एफिशिएंसी होती है किसी भी बोल्टेड कनेक्शन की, उसका ये फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। एफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड जॉइंट नीटा इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इन टेंशन इंटू 100। यानी वो जो बोल्टेड जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ निकाल लें आप, और अगर वो जॉइंट नहीं होता, प्लेट सॉलिड होती बोल्ट लगाने के पहले, उसकी भी टेंशन में स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी आपको, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इन टेंशन। और ये जो रेशियो आता है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी उसको अपन एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे निकाला जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे निकालें? तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए जो है, देखिएगा, ये लिखा मैंने स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ये लिखा मैंने स्मॉलर ऑफ, 2 वैल्यू निकालते हैं, उनमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो जॉइंट की स्ट्रेंथ कहलाएगी। कौन से 2 वैल्यू? पहली स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स इन टेंशन, वो जो प्लेट है जिनको बोल्टों के द्वारा जोड़ा गया है, उन प्लेट की टेंशन में स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, वो अलग मैटर, बड़े क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम केवल बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की, तो आपको सब बातें पता होंगी तो आपको बड़े क्वेश्चन करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। तो हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंशन, और उसके बाद निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। आपको जितने बोल्ट हैं उसको गुणा करना पड़ेगा एक बोल्ट की स्ट्रेंथ से, तो आपके स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आ जाएंगे, जितने बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो हैं वो आ जाएंगे आपके। अब बोल्ट की स्ट्रेंथ कैसे निकालें? तो बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। आपको उस एक बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालनी है इसमें, शीयर में। अब जब स्ट्रेंथ निकालते हैं ना शीयर में, तो 2 बातें होती हैं, सिंगल शीयर और डबल शीयर। अब सिंगल शीयर में जो होता है, एक जगह से बोल्ट करता है तो π/4 इंटू d² एरिया होता है सिंगल शीयर में, और डबल शीयर में 2 जगह से करता है तो 2 इंटू π/4 इंटू d² हो जाएगा एरिया। अब सिंगल शीयर कहाँ होता है और डबल शीयर कहाँ होता है? सिंगल शीयर होता है सिंगल लैप जॉइंट में, और डबल कवर ये अपने सिंगल कवर बट जॉइंट के अंदर, सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट में, और सिंगल लैप जॉइंट में सिंगल शीयर होता है। और डबल शीयर किस में होता है? एक तो डबल लैप जॉइंट में होता है, एक डबल कवर बट जॉइंट में होता है। तो आपको शेयरिंग के अंदर स्ट्रेंथ निकालनी है बोल्ट की, फिर आपको निकालनी है बोल्ट की स्ट्रेंथ बीरिंग में। अब ये कैसे निकालते हैं वो अलग क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, शेयरिंग में और बीरिंग में स्ट्रेंथ निकालेंगे, और इनमें से जो कम होगी उसको गुणा कर देंगे नंबर ऑफ बोल्ट से, तो वो आपके बोल्ट जो आपका अपने जो सारे बोल्ट है ना उनकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स आ जाएगी। और ये स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट थी, तो बोल्ट की स्ट्रेंथ और प्लेट की स्ट्रेंथ से कम जो होगी वो कहलाएगी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के बाद में जब आप उसको सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ से भाग लगा के 100 से गुणा करेंगे तो उस जॉइंट की एफिशिएंसी होगी थी। आपको फॉर्मूला याद रखना है, कभी आ जाए ऑब्जेक्टिव में
कि भाई जॉइंट की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला जॉइंट की स्ट्रेंथ अपॉन सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ इनटू 100। कई ऑप्शन होंगे, उसमें ये ऑप्शन सही होगा। अब ये देखिएगा, ये बोल्ट का जो है ना नेट एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना आप। ए एन बी नेट बोल्ट, तो ए यानी एरिया, नेट एरिया ऑफ बोल्ट, इसका फॉर्मूला है 0.78 इंटू ए एस बी। ए मतलब एरिया, एस का मतलब होता है शैंक। मैंने कहा ना ये बोल्ट का हेड और शैंक जो होता है, तो शैंक का जो एरिया है वो, और बी का मतलब होता है बियरिंग। तो ये हो गया इसके अंदर, तो ये 0.78 इंटू ए एस बी। तो इसका जो है, सॉरी यहाँ बी का मतलब बियरिंग नहीं है, बी का मतलब बोल्ट है। बी का मतलब है, बी का मतलब है बोल्ट। तो आपको गुणा करना है π/4 डी स्क्वायर से, और 0.78 इंटू ए एस बी, ये एरिया ऑफ शैंक ऑफ बोल्ट, इसको गुणा, इसको निकालेंगे π/4 डी स्क्वायर से। डी इसका शैंक का डायमीटर है, और जैसे इस एरिया को गुणा करेंगे 0.78 से, तो आपको नेट एरिया मिल जाएगा। और ये नेट एरिया हमारे को बाद में काम आता है, ठीक है ना। तो ये आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ए एन बी इज इक्वल टू 0.78 ए एस बी, और ये हो गया। अब ये कि बोल्ट का जो पिच होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने अभी बात की थी ना, ये जो पिच है जिससे कम नहीं होना चाहिए, वो बात हमने कर ली। अब ज़्यादा किससे नहीं होना चाहिए, तो एक फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, ये अभी आया नहीं एग्जाम में, आ सकता है कि 16 इंटू टी या 200 mm, इन दोनों में से जो कम हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेंशन के अंदर। और कंप्रेशन में 12 टी या 200 mm से कम हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और टी इसमें जो है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, जो कम मोटी प्लेट है उसकी थिकनेस को अपन टी कहेंगे। तो ये पिच निकालने के लिए फॉर्मूला है। उसके अलावा जो मैंने आपको एक बात बताई थी, एज डिस्टेंस, किनारा दूरी, इसके लिए भी आ सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि जो किनारा दूरी होती है, ये मैंने आपको बताया थी यहाँ पे, एज डिस्टेंस, ये वाली इट इज़ एज डिस्टेंस। ये जो होती है ये 1.7 इंटू डायमीटर ऑफ होल से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस। देखा ना, ये लेस का ये काट दिया, यानी कि नॉट लेस देन, ये कम से कम ये होनी चाहिए। और एक और भी है 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ होल, ये कब और ये कब। देखिए, एक तो आपने होल बनाया हाथ से रफ, और एक बनाया बाकायदा मशीन से, रोल्ड कहते हैं, मशीन फ्लेम कर बोलते हैं इसको। तो या एक बनाया आपने हाथ से फील्ड के अंदर, तो ये इसकी एफिशिएंसी कम होती है। तो इस केस में आपको एज डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए, 1.7 इंटू डायमीटर ऑफ होल। अगर आपने मशीन से कट लगाया, अच्छा काम किया है, तो थोड़ा सा इसमें कम कर सकते हो, तो 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ होल। ये सब बातें ऐसी हैं छोटी छोटी जो आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, और ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब बातें हो चुकी हैं। और अब अपन यहाँ चल रहे थे, वापस वहीं आते हैं जहाँ पे अपन चल रहे थे। हाँ, तो ये क्वेश्चन था हमारा कि इफ़ द सेम नंबर ऑफ बोल्ट्स हैज़ बीन यूज्ड इन द जॉइंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विल यील्ड हाईएस्ट एफिशिएंसी। ध्यान दीजिएगा, बोल्ट को अपन सेट करते हैं ना, जमाते हैं ना, उसके कई तरीके होते हैं। एक होता है चेन बोल्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है स्टैगर्ड, और एक होता है स्टैगर्ड डायमंड। तो ये डायमंड जो तरीका होता है, डायमंड जो पैटर्न है, ये सबसे ज़्यादा आपको देता है एफिशिएंसी। डायमंड में ऐसा होता है कि जैसे 3 बोल्ट यहाँ लगे या 4 बोल्ट लगे यहाँ, फिर ये 3 लगाएंगे, फिर ये 2 लगाएंगे, और आखिर में 1 होगा। मतलब डायमंड के अंदर आखिर में 1 होता है, ये ध्यान देना। तो ये जो सिस्टम होता है, इसमें मान लीजिए आपको बोल्ट चाहिए 5, तो आप 5 लगा सकते हो, 7 चाहिए तो 7 लगा सकते हो। चेन में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे मान लीजिए 7 लगाने पड़े, 7.2, तो आपको 9 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि चेन के अंदर तो फिक्स होता है 3 ही लगेंगे। डायमंड में आखिर में 1 लगता है। तो ये सबसे अच्छा जो तरीका है, इससे एफिशिएंसी भी ज़्यादा आती है और बचत भी होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए कि अगर सेम नंबर ऑफ बोल्ट्स हैज़ बीन यूज्ड इन द जॉइंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विल यील्ड हाईएस्ट एफिशिएंसी, तो आप कहेंगे डायमंड का जो पैटर्न है वो हाईएस्ट एफिशिएंसी देगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन जो आज का, ये सब रेड कर रखे ना, सब एग्जाम आया क्वेश्चन सारे ये।
अब ये क्वेश्चन, द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 इज, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 इज, आप टेबल याद कर लीजिएगा। ग्रेड जो है ना, अगर 4.6 है, 4.8 है, 5.6 है, 5.8, मोस्टली यही काम आती है। तो आपको ध्यान रखना, जो यील्ड स्ट्रेस होती है वो होती है 240 MPa, यानी कि 240 न्यूटन पर mm²। और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है बोल्ट की, UB यानी कि अल्टीमेट ऑफ बोल्ट, वो होती है 400 MPa, यानी कि 400 न्यूटन पर mm²। अल्टीमेट तो 400 और यील्ड 240। आपसे क्या पूछी गई है यहाँ पे, यील्ड स्ट्रेंथ पूछी गई है, तो क्या आंसर आएगा 240 न्यूटन पर mm², यानी कि आंसर आएगा इसका ऑप्शन आएगा B। तो ये मैंने आपके लिए लगभग जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे वो सारे करा दिए, और जो क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी करा दिए। बाकी तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।